अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down the simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid, acids etc. to derive the energy to perform various activity। मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या कि जो ऑक्सीजन होता है बहुत सारे उसको ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं सो दैट कि सिंपल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उससे एनर्जी डिराइव करके और अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबोलिक रिएक्शन। इस कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान पे जब ये बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं उस दौरान पे जो CO2 होता है वो रिलीज होता है इस रिएक्शन में, जो कि एक हमारा हार्मफुल गैस है हमारी बॉडी के लिए। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट टू दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल हैज़ टू बी रिलीज आउट। तो यहाँ पे एक एविडेंट हो जाता है कि जो ऑक्सीजन होता है कंटिन्यूसली सेल को हम लोग को प्रोवाइड करना होता है और जो CO2 होता है वो हमेशा रिलीज होता है सेल से बाहर। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर विद द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और CO2 का एटमोसफियर में, उसको ही क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। अपने मतलब अपने हाथ को चेस्ट पे फील कर सकते हो इस चीज़ को मूविंग अप एंड डाउन, वो यू नो दैट इट्स ड्यू टू द ब्रीदिंग। और ये तुमको पता है कि ब्रीदिंग की वजह से होता है, तो सिंपल चीज़ होता है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो फॉलोइंग सेक्शन में इस चैप्टर का डिस्क्राइब हो रखा है। अब बात करते हैं सेक्शन 4.1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। mechanism of the breathing will vary among the different group of animals depending mainly on their habitat and the level of organization। यहाँ से ये क्वेश्चन आता भी है कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है वो क्या करता है, वैरी करता है मेनली, और वैरी करता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बीच में, और मेनली किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उनके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑप्शन में होता है ऑप्शन 1 एंड ये हो गया ऑप्शन 2, ठीक है, जिसपे कि वो वैरी करते रहता है। अब बात करते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट, जैसे कि स्पॉन्जेज हो गए, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स हो गए, उनमें एक्सचेंज जो होता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जो कि उनके इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना कि यहाँ पे दे देगा ऑर्गेनिज्म और उसका कहाँ किसके थ्रू, उसका मतलब जो ऑर्गन होता है उससे क्वेश्चन ये आता है। तो ये पूरा पारा यहाँ से लेके और ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। Earthworms use their most cuticle insects have to be network of tracheal tubes to transport atmospheric air within the body। जो अर्थवर्म्स होते हैं वो मोस्ट क्यूटिकल के थ्रू करते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं वहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है जिसको कि ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, जिसके थ्रू के एटमॉस्फेयर से एयर वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी बॉडी में। स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर जिसको कि गिल्स बोलते हैं, और गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होगा उसको बोलते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन, आर यूज बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। जो अर्थ्रोपोड्स हो गए, एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स और मोलस्का हो गए, वो क्या करते हैं, यूज करते हैं गिल्स का, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रांकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। whereas vascularized bags called lungs, जिसको कि pulmonary respiration बोलते हैं, are used by the terrestrial form for the exchange of gases। among the vertebrates की बात करें या फिर फिशेस जो होती है गिल्स यूज करते हैं, और amphibians, reptiles and birds, mammals respire through the lungs। और एम्फीबियंस लाइक फ्रॉक्स कैन रिस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन। अभी ये फ्रॉक्स में भी दे रखा है जिसको कि बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। अगर वो पानी में होता है तो किससे, स्किन से रिस्पायर करता है, जिसको इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। तो ये जो टर्म्स है ना ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, बता रही हूँ कौन कौन सा। ये ब्रैकियल रेस्पायरेशन कब बोल रहे होते हैं, ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब वाला जो है ये याद रखना चाहिए। फिर उसके अलावा यहाँ पे एक और था ये पल्मोनरी रेस्पायरेशन एंड देन फिर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो याद होने चाहिए, और बाकी ये सारे इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारे से मैच अप द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक ये वाले पॉइंट से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं 14.1.1 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी हैव पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट ऑफ द अपर लिप्स। हमारे पास तो पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है अपर लिप्स के ऊपर में। इट लीड टू अ नासल चैम्बर थ्रू अ नासल पैसेज। इसके बाद क्या होता है, नासल चैम्बर आता है, नासल चैम्बर से फिर नासल पैसेज के थ्रू होते हुए नासल पैसेज जो होता है ओपन होता है फेरिंग्स में, एंड द पोर्शन विच इज कॉमन फॉर द पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। फेरिंग्स वो कॉमन पोर्शन होता है जहाँ पे जो कि कॉमन होता है फूड और एयर के लिए। फेरिंग्स फर्दर ओपन होता है थ्रू द लैरिंग्स इनटू द ट्रैकिया। लैरिंग्स जो है हमारा कार्टिलेजिनस वॉइस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हेंस इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। वहीं बर्ड्स में इसको सायरिंग्स बोलते हैं, SY
RINX वो उसको बोलते हैं। ड्यूरिंग swallowing ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाई द थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, उसको स्वेलो कर रहे होते हैं, देन वो जो हमारा फूड पाइप होता है विंड मतलब वो कवर होता है ग्लोटिस से, सो दैट कि ये मतलब उधर खाना मतलब जो विंड पाइप होता है वो कहाँ मतलब क्या बोलते हैं, इस ग्लोटिस से कवर होता है, सॉरी एक कार्टिलेजन स्पेस जो ग्लोटिस होता है वो किससे कवर होता है, एपिग्लोटिस से, ठीक है। सो दैट एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स, सो दैट कि जो लैरिंग्स है उसमें हमारा जो फूड है वो इंटर ना कर जाए, ठीक है। ट्रैकिया जो होता है स्ट्रेट ट्यूब होता है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा एंड टू द राइट एंड द लेफ्ट पल्मोनरी वर्टेब्रा है। जो ट्रैकिया होता है वो मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड रहता है और डिवाइड कौन से वर्टेब्रा पे करता है, फिफ्थ वर्टेब्रा। ये क्वेश्चन आता भी है कि थोरेसिक जो होता है जो ट्रैकिया है कौन से वर्टेब्रा लेवल पे वो डिवाइड करता है, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा पे डिवाइड करता है इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियाई। Each bronchi undergo repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up the very thin terminal bronchioles। जितने भी ब्रोंकियाई होते हैं वो फर्दर डिवीजन उनमें होता है सेकेंडरी और टर्सियरी ब्रोंकियाई, या फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स और इंड होता है बहुत ही ज़्यादा वेरी थिन टर्मिनल से, जिसको कि ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। द ट्रैकिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्सियरी ब्रोंकियाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब ये सारे हो गए। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वास्कुलराइज्ड बैग ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको कि बोलते हैं एल्वेलाई। जितने भी हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गए वो सबके मतलब लास्ट में जो नंबर ऑफ वो इंड कैसे होता है, वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड स्ट्रक्चर से, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि एल्वेलाई बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, जितने भी ब्रोंक्यूल्स हैं वो सबके सब इंड हो रहे हैं एक वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि यहाँ पे देखो ये सारे क्या हो गए, इसको वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एल्वेलाई होता है, जिनका कि वॉल जो होता है इरेगुलर होता है और बहुत ही थिन होते हैं, और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड द एल्वेलाई कंप्राइज द लंग्स। जो ब्रांचिंग नेटवर्क हो गया ब्रोंक्यूल्स हो गया एल्वेलाई ये सब मिलकर लंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि फिगर 14.1 में दे रखा है। वे हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स होते हैं जो कि कवर होता है डबल लेयर प्लूरा से और विथ अ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, मतलब दो हमारा लेयर होता है हमारे ये जो लंग्स हो गया जिसमें क्या होता है डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि जर्क वगैरह से प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ दे रखी है। वी हैव टू लंग्स विच हैव कवर्ड विद अ डबल लेयर प्लूरा with a pleural fluid between them, it reduces the friction on the lung surface. The outer pleural membrane जो होता है close in contact with the thoracic cavity। जो outer membrane होता है वो close किसके contact में होता है, thoracic cavity के अंदर में होता है। यहाँ पे एक मिनट, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्लोज थोरासिक कैविटी में है, ये हमारा थोरासिक कैविटी हो गया। आउटर मेम्ब्रेन जो है किसके कांटेक्ट में है, थोरासिक कैविटी में, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो किसमें कांटेक्ट में होता है, लंग्स के कांटेक्ट में होता है, लाइनिंग वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कांटेक्ट विद द लंग सरफेस। जैसे यहाँ पे देखो ये आउटर हो दो लेयर हो गए, यहाँ पे जो इनर वाला लेयर हो गया वो लंग्स के कांटेक्ट में है और जो आउटर लेयर हो गया वो थोरासिक कैविटी के ये कांटेक्ट में है। ये हमारा डायग्रेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, ठीक है। The part starting with external nostril up to the terminal bronchiole constitute the conducting part। मतलब जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है कहाँ से लेके, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके, the part starting from the external nostril up to the terminal bronchioles constitute conducting part, वेयर एज द पार्ट एल्वुलाई और उनका जो डक्ट्स हो गया वो द रेस्पिरेटरी सिस्टम वो क्या कंडक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है यहाँ से, और फिर एक्सचेंज पार्ट फर्दर कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके अलावा कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट का फंक्शन क्या होता है ये भी आता है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेयर एयर इनटू द एल्वुलाई। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ये वाला फर्स्ट वाला जिसमें कि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और क्या होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है एल्वुलाई तक जाता है, वहाँ पे जो भी क्लियर हो इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, जो एयर होता है उसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करते हैं, ऑल्सो ह्यूमिडिफाई करते हैं एयर को, एंड ऑल्सो ब्रिंग द टेम्परेचर एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, और एयर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ले आते हैं। और फर्दर जो एक्सचेंज पार्ट होता है वो एक्चुअल साइट होता है ऑक्सीजन और CO2 डिफ्यूजन का। यहाँ से भी ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन, जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन हो रहा होता है इनटू द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर, तो कौन सा पार्ट होगा, एक्सचेंज पार्ट होता है, ठीक।
उसके बाद आते हैं जो लंग्स होता है, द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर। ये क्या होता है, जो लंग्स होता है वो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है, एनाटोमिकली ये क्या होता है, एयर टाइट चैम्बर होता है। ठीक है, ये पूरा पैरा से क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो थोरेसिक चैम्बर होता है इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। जो थोरेसिक चैम्बर होता है वर्टिब्रल कॉलम से बनता है। डॉर्सली पीछे की साइड से क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। वेंट्रली आगे की साइड क्या होता है, स्टर्नम होता है। लैटरली दोनों साइड में क्या होता है, रिब्स होते हैं। एंड द लोअर साइड बाय द डोमसेप्ट, और नीचे में जो क्या होता है, डोमसेप्ट साइड क्या होता है, डायफ्राम होता है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन द thorax is such that the any change in the volume of the thoracic cavity will reflect in the lungs of the cavity। यहाँ से सर्सन रीजन भी इस वाले कुछ मतलब ये पूरे पैरा से बनता है कि जो थोरेसिक क्या बोलते हैं, जो एनाटॉमिकल सेटअप होता है वो किसी इस तरीके से होता है लंग में कि जो थोड़ा भी चेंज अगर होता है थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में, देन हमारे वो लंग्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। लंग्स बोले तो पल्मोनरी कैविटी पे वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। सच एन एनाटॉमिकल अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एंड एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। और इस तरीके का सेटअप जो होता है ज़रूरी हो जाता है ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि हम अपने जो पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। रेस्पिरेशन में जो भी स्टेप्स है तो इन्वॉल्व होते हैं उसको देख लेते हैं। ब्रीदिंग और द पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीव्ड आउट। मतलब ब्रीदिंग और द पल्मोनरी वेंटिलेशन वो पार्ट होता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लिया जाता है और CO2 को, मतलब जो CO2 रिच एल्वुलर एयर होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर वहाँ पे सेकंड स्टेप होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन। एल्वुलर मेम्ब्रेन में क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इनटू द बाय द ब्लड। फिर फोर्थ स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। एंड 5 स्टेप हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स और द कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो कि हम लोग चैप्टर 12 में डील कर चुके हैं। हम बात करते हैं 14.2 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज। ब्रीदिंग जो होता है 2 स्टेजेस में होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन वो होता है जिसके थ्रू के एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर लिया जाता है, और एक्सपायरेशन होता है जिसके थ्रू के एल्वेलर एयर, जो एल्वेलम एयर होता है उसको बाहर निकाला जाता है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है किसके बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। तभी जाके वो क्या होता है, एयर मतलब कि ये जो ब्रीदिंग परफॉर्म होता है। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पायरेशन तब होता है जबकि इंटरनल जो इनर प्रेशर होता है वो कम होता है दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वाली लाइन हो गई कि इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो भी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उससे हमारी बॉडी में, मतलब जो हमारा लंग्स का जो प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, वो कम होगा, तब जाके हमारा इंस्पायरेशन होता है। सिमिलरली अगर बात करें एक्सपायरेशन को, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स ये हो जाएगा कि अंदर में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर में कम होता है, तो उस वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सपायरेशन होता है। वही बात यहाँ पे दे रखी है। सिमिलरली एक्सपायरेशन कैन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द डायफ्राम और यहाँ पे दे रखा है द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड मसल एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम में क्या होता है, स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स होते हैं जिसको कि एक्सटर्नल और क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है। एंड द रिब्स जो कि हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, जो कि हेल्प करता है ये ग्रेडियंट जनरेट करने में। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि क्या होता है कि एक डायफ्राम और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स, जो कि फर्दर हेल्प करते हैं इस ग्रेडियंट को जनरेट करने में। इंस्पायरेशन अब बात करते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। इंस्पायरेशन जो होता है शुरू कैसे होता है, वहाँ पर डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके वजह से क्या होता है, जो थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है इन द एंटीरियर
पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जो वो थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम होती है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिब होता है ऊपर की तरफ उठ जाता है, लिफ्ट्स अप द रिब एंड द अस्टर्नम इज अस्टर्नम, जिसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम जो होता है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो जाते हैं, कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर, जिसकी वजह से जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक चैम्बर, मतलब कि इधर से भी इंक्रीज हो रहा है और इधर से भी वॉल्यूम क्या हो गया, टोटल पूरा वॉल्यूम ही क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, तो प्रेशर का इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उल्टा होता है, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर में क्या होता है, रिवर्स होता है रिलेशन। तो यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अंदर वाला जो प्रेशर होगा वो कम हो जाता है दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो क्या बोल सकते हैं, एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग, जिसके वजह से एयर जो है आउटसाइड से, बाहर से एयर जो होता है इंटर हो जाता है लंग्स में, दैट इज द इंस्पिरेशन, और इसी को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये रिब्स हो गया, रिब्स और ये ऊपर, जैसे ही हम लोग ब्रीद इन मतलब करते हैं तो क्या होता है, रिब्स ऊपर हो जाता है, और क्या बोल सकते हैं, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है ओवरऑल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें जो प्रेशर होता है, इन पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो और एयर जो होता है बाहर से अंदर आ जाता है। अब आ जाते हैं रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रन रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन। अब क्या हो जाता है, जो रिलैक्सेशन डायफ्राम का रिलैक्सेशन हो जाएगा और इंटरकोस्टल मसल जो अपनी पोजीशन पे रिटर्न हो जाएंगे, एंड द स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, और जो थोरेसिक वॉल्यूम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड देयर द पल्मोनरी वॉल्यूम ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस लीड टू द इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जिसकी वजह से जो इंटरनल प्रेशर होता है, अब ये जैसे देखो ये अपने क्या होगा, और जो रिब्स हो गया, स्टर्नम होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गए, ये जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो भी क्या होगा, रिलैक्स हो गया, जिसकी वजह से जो लंग्स का जो इंटरनल वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है स्लाइटली एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिसकी वजह से जो एयर होता है अंदर में अब क्या हो जाता है, वो एक्सपेल्ड हो जाएगा, एक्सपल्सन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपायरेशन बोलते हैं, जो कि 14.b में अभी एक्सप्लेन कर चुके हो। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, दिस विल बी एडिशनल। हमारे पास क्या होता है, एबिलिटी होता है, ताकि हम मतलब हम लोग इसके रेट को चेंज कर सकते हैं कि बहुत स्लो इंस्पायरेशन हो सके, इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन हो सके, एंड इसमें एडिशनल में विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल मसल जो कि होता है एब्डोमेन में, तो इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल, ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑन एन इन एन हेल्दी इंडिविजुअल टोटल रेट क्या होता है, तो 12 to 16 टाइम्स ये पर मिनट होता है। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीदेज 12 to 16 टाइम पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग द स्पायरोमीटर। जो वॉल्यूम होता है उसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं हम लोग, स्पायरोमीटर, जो कि हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन। अब बात करते हैं 14.2.1 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी। टाइडल, पहला बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और द एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान पे जो वॉल्यूम हम लोग इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और जो कि अप्रोक्स 500 जो इट के 500 ml होता है। और हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर कितना, अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml पर मिनट, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 12 इंटू 500 से, तो ये हमको ये वाला वैल्यूम आ जाएगा। 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना, तो 6000 आ जाएगा, और फिर 16 इंटू 5 कर देंगे तो इसका पूरा ओवर एक मिनट के लिए, पर मिनट के लिए टाइडल वैल्यूम आ जाएगा, कितना हो गया, 6000 to 8000 होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IR भी क्या होता है कि पर्सन कैन इंस्पायर ऑफ बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ये पर्सन जो मतलब इंस्पायर कर सकता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन के थ्रू, और ये एवरेज कितना होता है 2500 to 3000 ml होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर जो फोर्सिबल एक्सपायरेशन हो रहा है उसकी ही वैल्यूम दे रखा है, और जो कि एवरेज होता है 1000 to 1100 ml होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम एयर रिमेनिंग इन द लंग्स का इवन आफ्टर द फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, जब मतलब फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर ले रहे हैं उसके बाद भी जो एयर बच जा रहा है लंग्स में उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और जो कि रेंज कितना होता है 1100 to 1200 ml। बाई एडिंग ऑफ द फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब है, जो भी हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अभी पढ़ चुके हैं, वन कैन इनको ऐड करके हम लोग वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी का पता कर सकते हैं, जो कि फर्दर क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज आता है। ठीक है,
इसमें कि पहला होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है पर्सन की जहाँ पे कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक कोई पर्सन है कितना इंस्पायर ले सकते हैं, कितना मतलब वो फिर ब्रीद इन कर सकता है। और ये इंक्लूड करता है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टीवी प्लस आईआर भी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कोई पर्सन कितना ज़्यादा एक्सपायर कर सकता है उसी को क्या बोल सकते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और जो कि इंक्लूड करता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन और ये टाइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मल था। ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी वॉल्यूम एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वो वॉल्यूम होती है जहाँ पे कि आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम रह जाता है एयर का उसी को बोलते हैं। और ये इंक्लूड क्या करता है, ईआरवी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी जो है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन ईआरवी के बाद वो कितना ज़्यादा वॉल्यूम जो है एक कोई पर्सन है वो इंस्पायर कर सकता है उसी को बोल सकते हैं। दिस इंक्लूड्स ईआरवी, टीबी, आईआरवी और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर द फोर्स इंस्पायरेशन। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल लंग टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर एकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ द फोर्स इंस्पायरेशन। आफ्टर द फोर्स इंस्पायरेशन के बाद टोटल जितना वॉल्यूम जो होता है लंग्स में अट सकता है उसी को क्या बोल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। और ये इंक्लूड करता है आरबी, ईआरबी, टीबी एंड आईआरबी या फिर बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। अब बात करते हैं टॉपिक 4.3 एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई जो होते हैं प्राइमरी साइट होते हैं जहाँ पे कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। जो ब्लड और टिश्यू होते हैं वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट्स बाय द सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन और CO2 जो होते हैं यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे उनका मतलब एक्सचेंज होता है बेस्ड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर अभी पढ़ रखे थे हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान में रखना कि मतलब ये लाइन बस ध्यान में रखना कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ऑल्सो होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज होता है बाय द सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और किस चीज़ पे बेस होता है, मेनली प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन ऑल्सो वो प्ले इंपॉर्टेंट रोल दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये भी ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी हो गया और एज वेल एज जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन होता है ये भी डिफ्यूजन के रेट को या फिर जो बोल सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या बोल सकते हैं, अफेक्ट करता है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल ऑफ गैस इज मिक्सचर गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जो एक कोई इंडिविजुअल गैस है जो कि कितना प्रेशर वो कॉज कर रहा है उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। मतलब कि ऑक्सीजन का अगर मान लो पूछ रखा है तो PO2 से रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर CO2 का वो पूछ रहा है तो PCO2 फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ द these two gases are in the atmosphere in the atmospheric air and the two sides ऑफ द डिफ्यूजन एट गिवन इन टेबल। इसी का जो पार्शियल प्रेशर होता है इस वाले टेबल में दे रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इसे टेस्ट नीट में बहुत बार क्वेश्चन आता है। और वो जो ऊपर में हम लोग ये वाला जो वॉल्यूम पढ़ रखे हैं ना इससे मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो वॉल्यूम से वो रट लेना, याद कर लेना। ठीक है। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वुलाई ब्लड एंड द टिश्यू सिमिलरली। ठीक है, पहले ये हम लोग डेटा देख लेते हैं 14.1 टेबल में कि पार्शियल प्रेशर क्या दे रखा है जो कि HG में दे रखा है ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2 एट द डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन। मतलब अलग अलग पार्ट में दे रखा है जो कि डिफ्यूजन में क्या बोल सकते हैं मतलब वो पार्टिसिपेट करता है। और उसका फिर एटमॉस्फेरिक से भी कंपेरिजन दे रखा है। जैसे कि अगर गैस ऑक्सीजन का बात करें तो दे रखा है एटमॉस्फेरिक में 159 हो गया, एल्वुलाई में 104, ब्लड अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास है तो 40 हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है। ऑब्वियस है कि ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड है ना तो इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम लोग कार्बन CO2 की बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो कंसनट्रेशन वो हाई होगा और ये क्या होता है 40 लो हो जाएगा। बाकी वाला ये चीज़ देख सकते हो, ये इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। और ये एटमॉस्फेयर में जो CO2 का कंसनट्रेशन बहुत ही कम होता है, 0.3% होता है। ये अप्रोक्स सबको याद ही होता है। और फिर उसके बाद टिश्यू में बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड में 40 होता है और डीऑक्सीजनेटेड जो हो गया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो कंटेन करता है वो 45 हो गया। अब यहाँ पे ये वाली सेंटेंस से था कि द डेटा इन द टेबल इंडिकेट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वुलाई टू द ब्लड एंड द ब्लड टिश्यू। यहाँ पे डेटा जो ऑक्सीजन का दे रखा है एल्वुलाई से ब्लड से एंड ब्लड से टिश्यू तक। सिमिलरली the gradient is present for the CO2 in the opposite direction that is from the tissue to the blood and the alveoli। ठीक है, सिमिलर इसका जस्ट अपोजिट ग्रेडियंट भी प्रेजेंट होता है।
As the solubility of the CO2 is 20 to 25 times higher than the oxygen, the amount of CO2 can diffuse through the diffusion membrane per unit difference is a partial pressure much higher as compared to oxygen. जैसे कि हमको पता है कि जो solubility होता है CO2 का वो ज़्यादा होता है दैन द ऑक्सीजन 22, और कितना टाइम्स आता है, एक भी क्वेश्चन में आता है कितना टाइम ज़्यादा होता है, 20 to 25 टाइम्स हाइयर होता है दैन द CO2, जिसके वजह से जो CO2 होता है वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस, और द पार्शियल प्रेशर जो होता है मच हाई होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मतलब इसका चूँकि पार्शियल प्रेशर भी हाई होता है तो ये फास्टली दैन द ऑक्सीजन CO2 क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है वो 3 मेजर लेयर से मिलकर बनता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगा कितने मेजर लेयर से बनकर, 3 मेजर लेयर से मिलकर बना होता है। नेमली पहला जो होता है, पहला क्या होगा, थिन स्क्वामस हो गया, थिन स्क्वामस लेयर हो गया। दूसरा हो गया इंडोथीलियम हो गया ऑफ एल्वेओलर कैविटी, एंड द थर्ड जो होता है बेसमेंट सबस्टेंस ऑफ द थिन बेसमेंट सपोर्टिंग द मेम्ब्रेन एंड द स्क्वामस epithelium and the basement membrane surrounding the single layer of the endothelium capillary in between them. However, इसके बाद देख रखा है कि हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस दैन द मिलीमीटर। और जो टोटल थिकनेस होता है वो 1 मिलीमीटर से भी बहुत ज़्यादा कम होता है। ये चीज़ ध्यान रखने की है। Therefore, all the defectors of the body favorable for the diffusion of oxygen alveoli tissue and the CO2 comes from the tissue alveoli। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देख लेना कि ये जो थिकनेस दे रखा है वो कितना 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम होता है। ये पहला बेसमेंट मेम्ब्रेन इंडोथेलियम हो गया, स्क्वामस एपिथेलियम होता है यहाँ पे, एल्वेलर एल वन थी वर्ल्ड ठीक होता है यहाँ पे। अब जी आरबीसी होगा ब्लड कैपिलरी, और ये हो गया एल्वेलर कैविटी जहाँ पे कि एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस 14.4। ब्लड जो होता है मीडियम होता है फॉर द ऑक्सीजन एंड CO2। ब्लड जो होता है हमको पता है कि ब्लड होता है मीडियम होता है किसका, ट्रांसपोर्ट का ऑफ ऑक्सीजन और CO2 के लिए। अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC। 97% जो O2 होता है किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, RBC और RBC इन द ब्लड। रिमेनिंग 3% जो होता है ऑक्सीजन जो होता है डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू होता है। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है RBC के थ्रू, एंड 70% इज कैरिड आउट बाय द बाइकार्बोनेट, और 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू कैरी आउट होता है। अबाउट 7% CO2 इज कैरिड आउट थ्रू द डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। देखो मतलब ब्लड जो होता है मीडियम होता है, हमको पता है कि ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो 90 तो क्या बोल सकते हैं, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो दो चीज़ से होता है। एक तो हो गया कि हमारा RBC कर रहा है ट्रांसपोर्ट, और दूसरा हो गया कि किसके थ्रू, डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा में हो रहा है। तो RBC और ब्लड के थ्रू जो होता है 97% मेजर पार्ट जो होता है इसके थ्रू होता है, एंड रिमेनिंग 3% जो होता है किसके थ्रू, डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा में होता है। उसी तरीके से जो CO2 का होता है मेजर पार्ट जो होता है CO2 का 20 to 25% जो होता है RBC के थ्रू होता है। वही मेजर जो 70% हो गया वो बाइकार्बोनेट करता है CO2 का ट्रांसपोर्ट, और जो रिमेनिंग 7% बच जाता है वो डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा के थ्रू होता है। अब बात करते हैं टॉपिक 14.4.1 ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC। हीमोग्लोबिन पता है हमको कि रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि RBC में होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जितने एक जो होता है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कैरी कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग जो होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से किससे प्राइमरी रिलेटेड होता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी आता है कि प्राइमरी किससे रिलेटेड होता है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ये क्या हो गया, binding of the oxygen is of the hemoglobin is primarily related to the partial pressure of the oxygen. Partial pressure of CO2 and the hydrogen and concentration and the temperature are the other factors that can interfere this binding। ठीक है, बाकी यहाँ पे दे रखा है कि जो CO2 का पार्शियल प्रेशर हो गया, ये कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, अदर फैक्टर्स हो गए ऑल्सो बाइंडिंग को ये अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे कौन सा कर्व ऑप्टेन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिग्मोइड कर्व ऑप्टेन होता है। ये क्वेश्चन आता है कि सिग्मोइड कर्व इज ऑप्टेन व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन
ऑफ ऑक्सीजन एंड इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2 पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे कौन सा होता है, सिग्मोइड कर्व हमको ऑब्टेंड होता है। और इस कर्व को, दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं, जो कि फिगर पे ये वाला दे रखा है, जो कि ये क्या होगा, सिग्मोइड्स कर्व होता है, जो कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, जो कि क्या रखा है, इसको दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। इसके बाद आ जाते हैं जो कि क्या होता है, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक। और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है, क्या क्या पढ़ने के लिए, हाईली यूजफुल और स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर, जैसे कि PCO2 के बारे में, पार्शियल CO2 का H+ कंसनट्रेशन, बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, ये सारे फैक्टर्स को स्टडी करने में यूज होता है, ये जो कर्व हम अभी पढ़ रखे हैं। इन द एल्वुलाई में क्या होता है, इन एल्वुलाई देर वेयर हाई PO2, एल्वुलाई में ऑब्वियसली कि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हाई PO2 होता है, लो PCO2 CO2 का कंसनट्रेशन कम होता है, एंड लेयर H+ कंसनट्रेशन एंड लेसर H+ कंसनट्रेशन और टेम्परेचर भी क्या होता है। दिस फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि फेवरेबल फैक्टर्स क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, तो ये वाला, ये 4 हो गए। और इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका वेयर इज द टिश्यू। अगर यहाँ पे टिश्यू की बात करें, ये एल्वुलाई की बात थी, और टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि लो PO2 होगा, हाई CO2 हो जाएगा, हाई H+ कंसनट्रेशन एंड हाइयर टेम्परेचर एग्जिस्ट, जो कि अनफेवरेबल, फिर डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्या बोल सकते हैं, बोलते एसोसिएशन के लिए कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, और डिसोसिएशन का तो कोई एक याद कर लो और फिर उसका जस्ट रिवर्स कर देना। मान लो कि एसोसिएशन का तुमको याद है कि एसोसिएशन का एल्वुलाई में ही होगा, तो वहाँ पे PO2 क्या होगा, हाई होगा, और PO2 हाई है तो बाकी का सारा जितना भी कुछ दे रखा है, चाहे वो CO2 कंसनट्रेशन, H+ कंसनट्रेशन और लोअर टेम्परेचर वो सब क्या होगा, लो होगा, जो कि फेवरेबल फैक्टर होता है, और इसका जस्ट रिवर्स कर दो, इस तरीके से वो याद हो जाएगा। दिस इंडिकेट्स ये क्या इंडिकेट करता है, ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड अदर टिश्यू। ये हमको इंडिकेट करता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे बाइंड करता है, लंग सरफेस पे बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, और डिसोसिएटेड होता है टिश्यू पे। ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार टेस्ट वगैरह में हर जगह पे ये आता है कि एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड कैन डिलीवर अराउंड द 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। एवरी 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन ना 5 ml ऑफ ऑक्सीजन क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है टू द टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, ये चीज़। अब बात करते हैं 14.4.2 ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। CO2 इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जो CO2 होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू कैरिड आउट किया जाता है एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20-25%, मतलब कि बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू कितना होता है, टोटल भी पढ़ के आते हैं 20 से 25% होता है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और ये बाइंडिंग जो होता है रिलेटेड किसके होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2। PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। PO2 जो होता है मेजर फैक्टर होता है जो कि इस बाइंडिंग को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद व्हेन PCO2 हाई एंड PCO2 लो इन द टिश्यू, जब टिश्यू में PO2 और PCO2 जो होता है हाई होता है, और PCO2 जब लो होता है मोर बाइंडिंग ऑफ द CO2 ओकर, तभी जाके क्या होता है, अगर PCO2 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, टिश्यू की बात कर रहे हैं, टिश्यू में, और PO2 क्या हो गया, हमारा लो हो गया, तो अब जाके ये जो बाइंडिंग होते हैं वहाँ पे CO2 का बाइंडिंग होता है वो ज़्यादा होता है। व्हेन PCO2 इज लो, अगर मतलब इसका जस्ट उल्टा कर दे, PCO2 को लो कर दे और PO2 को हाई कर दे, then in the alveoli then dissociation of the PCO2 of the hemoglobin takes place, that is CO2 which is bound to the hemoglobin from the tissue is delivered to the alveoli. RBC क्या कंटेन करता है, वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंड अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम प्रेजेंट इन द प्लाज्मा 2। जो RBC होता है उसमें हाई क्वांटिटी ऑफ द कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और जो उसका माइन्यूट क्वांटिटी प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन, बोथ रिएक्शन CO2 और H2, अगर कार्बोनिक एनहाइड्राइज तो एक बाइकार्बोनेट बनेगा, और कार्बोनिक एनहाइड्राइज इधर से फिर वो क्या बोल सकते हैं, इधर से भी बाइकार्बोनेट, यहाँ पे H2CO3, यहाँ पे बाइकार्बोनेट और यहाँ पे H+ बन रहा है, सॉरी उल्टा मैं बोल दी थी। ठीक है, एट दिस tissue site where the partial pressure of the CO2 is high due to that catabolism। यहाँ पे क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है CO2 का हाई होता है कैटाबोलिज्म की वजह से, CO2 डिफ्यूजन इनटू द ब्लड, CO2 जो होता है ब्लड में डिफ्यूज करता है एंड फॉर्म्स HCO3 माइनस एंड H+ एट द एल्वेलर साइड
PCO2 एल्वेलाई पे क्या होता है, PCO2 लो होता है, अंदर रिएक्शन जो होता है प्रोसीड होता है अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2, और इस तरह से CO2 और H2 का फॉर्मेशन हो जाता है। 10 CO2 ट्रैप एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू, टिश्यू में क्या होता है बाइकार्बोनेट की तरह ट्रैप हो जाता है। लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वोलाई एंड, और फिर एल्वोलाई में ट्रांसपोर्ट कर देता है, रिलीज एज CO2 एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे वो जस्ट वहाँ पे ऑक्सीजन वाली लाइन थी, उसके जस्ट इसका जस्ट ये होता है कि CO2 कितना हो सकता है 4 ml होता है। तो ये क्वेश्चन भी इससे पूछता है कि भी 100 ml ऑफ द ब्लड डिलीवर द अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ द CO2 टू द एल्वोलाई। अब बात करते हैं 14.5 रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के, किस तरीके से रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। ह्यूमन बीइंग्स के पास सिग्निफिकेंट एबिलिटी होता है, इस तरह से वो मेंटेन और मॉडरेट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम को, और जो कि डिमांड करता है बॉडी टिश्यू को। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, और ये किसके थ्रू होता है, बाय द हेल्प ऑफ द न्यूरल टिश्यू के हेल्प से होता है, ठीक है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम। एक स्पेशलाइज सिस्टम होता है प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जो कि प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन के लिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्या बोल सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो कौन सा हो गया, जो ये रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में। अनदर सेंटर जो होता है क्या उसको बोलते हैं, जो कि पॉन्स के पास में होता है। अनदर सेंटर इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड नीमोटैक्सिक सेंटर, और इसको क्या बोलते हैं, नीमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। ये भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्या करता है, मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम। ये सब टेस्ट में यहाँ से 20 से क्वेश्चन होते हैं, कि बोल सकते हैं जो क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट करता है, जो कि मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोन्स में। नीमोटैक्सिक सेंटर कैसे याद रखना, नीमो यहाँ से नीमो से एपीईपी दे रखा है, इसे पोन्स रीजन में होगा, और क्या करेगा, मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन प्रोड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो न्यूरल सिस्टम सेंटर से रिड्यूस पर ये मतलब आएंगे, वो क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ड्यूरेशन को ऑफ द इंस्पायरेशन एंड, जिसकी वजह से पूरा रेस्पिरेटरी रेट का जो वॉल्यूम होता है वहीं चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद दे रखा कीमो सेंसिटिव एरिया आर द सिचुएटेड, यहाँ पे क्या होता है, कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड जस्ट एडजेसेंट होता है रिदम सिस्टम, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है CO2 एंड हाइड्रोजन आयन के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाईली सेंसिटिव कौन सा होता है, CO2 और हाइड्रोजन आयन्स के लिए, जो कि रिदम सिस्टम के एडजेसेंट होता है, तो कौन सा कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, ठीक। उसके बाद दे रखा है इंक्रीज इन दिस सबस्टांसेस का एक्टिवेट द सेंटर, जैसे ये सबस्टांसेस बढ़ते हैं सेंटर को एक्टिवेट करता है, विच इन टर्न का सिग्नल द रिदम सेंटर मेक्स नेसेसरी एडजस्टमेंट विद इन टर्न, जो सिग्नल होता है रिदम सेंटर में क्या होता है, नेसेसरी एडजस्टमेंट बनाते हैं इन द रेस्पिरेशन प्रोसेसेस विच बाई विच दिस सबस्टांसेस आर एलिमिनेटेड, और इसके थ्रू के जो सबस्टांस होते हैं एलिमिनेट करे जाते हैं। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद आयोटिक एंड द कैरोटिड आर्टरी, जो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड होते हैं आयोटिक और आगे aortic और ये कैरोटिड आर्टरी रिकॉग्नाइज द चेंजेस ऑफ CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन से नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर, और ये क्या करते हैं, जो भी रिसेप्टर्स होते हैं ऑप्टिक और कैरोटिड आर्टरी में चेंज को क्या कर सकते हैं, ये मतलब चेंज को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड देन फिर उसको मैसेज सेंड करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फॉर द medial action. This role of the oxygen in regulation of the respiratory rhythm center is quite significant. अब बात करते हैं टॉपिक 14.6 लास्ट टॉपिक के बारे में। अस्थमा का होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग व्हीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स। अस्थमा होता है ब्रीदिंग में डिफिकल्टी और व्हीजिंग होता है किसके वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। एम्फाइसेमा का होता है, इसमें क्या होता है, ये चीज़ मेजर करने के यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे डैमेज होता है, ठीक है। अस्थमा और इसमें यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। ये क्या होता है क्रोनिक डिसऑर्डर होते हैं, जो एल्वेलाई की वॉल जो होती है डैमेज हो जाती है यहाँ पे, जबकि नहीं होता है, ठीक है, अस्थमा में नहीं होता। ड्यू टू द रेस्पिरेटरी, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। और एम्फाइसेमा का मेजर कॉज क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्व इन द ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग सो द
much dust is produced the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो इस तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो स्टोन ब्रेकिंग होता है वहाँ पे बहुत सारे डस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो फुली कोप अप नहीं कर पाती इस सिचुएशन को, और इसका लॉन्ग एक्सपोजर गिव राइज टू द इन्फ्लेमेशन, और इसका लॉन्ग इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड लीड टू द ये फाइब्रोसिस, proliferation of the fibrous tissue and thus causing the serious lung damage. Workers in such industry wear protective mask, और जो वर्कर्स होते हैं इस तरह की इंडस्ट्री में उनको प्रोटेक्टिव मास्क वेयर करना चाहिए. समरी देखते हैं. सेल यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड विद द सबस्टेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल होता है, जो सेल होते हैं यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और फिर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो कि हार्मफुल होता है. एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल एंड रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यू. एनिमल अलग अलग डिफरेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व किए हैं CO2 और उसको ट्रांसपोर्ट के लिए, फिर फर्दर रिमूव के लिए. वी हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजिंग टू लंग. हमारे लिए क्या होता है वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब 2 लंग्स होते हैं जो एसोसिएट विद एयर पैसेज टू परफॉर्म दिस फंक्शन. फर्स्ट स्टेप होता है रेस्पिरेशन में क्या होता है ब्रीदिंग होता है, जैसे क्या होता है एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इंस्पायरेशन एंड एलवेलर एयर जो होता है एक्सपायर तो एक बाहर निकल जाता है. एक्सचेंज ऑफ O2 एंड द CO2 बिटवीन द डीऑक्सीजन ब्लड एंड द एल्वेलाई. ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस थ्रू आउट द बॉडी. The blood exchange of O2 and CO2 between the oxygenated blood and the tissue and utilize O2 cell, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. और द अदर स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होता है, एक बार सब बस रीड कर लेना समरी को भी. इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो होता है कैरिड बाय द क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट. इंस्पायरेशन जो होता है किसके थ्रू प्रेशर ग्रेडिएट क्रिएट करना पड़ता है एटमॉस्फेयर और एल्वेलाई के बीच में, जो कि विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल मसल इंटरकोस्टल और डायफ्राम की वजह से होता है. वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है इन्वॉल्व होता है. दिस कैविटी कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर फॉर द क्लिनिकल और सिग्निफिकेंट. जो वॉल्यूम होता है किसके थ्रू उधर भी पढ़े थे स्पायरोमीटर, और जो कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है. एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट द एल्वेलाई एंड द टिश्यू कवर बाय द डिफ्यूजन. जो एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का किसके थ्रू होता है डिफ्यूजन के थ्रू. रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन. रेट जो होता है क्या होता है डिफरेंट होता है पार्शियल ग्रेडियंट का PO2 PCO2. देयर सॉल्युबिलिटी एज वेल एज थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन. इनका जो सॉल्युबिलिटी और थिकनेस जो होता है वो भी वेरी करते रहता है. दिस फैक्टर्स इन our body facilitated of diffusion of oxygen from the alveoli and the oxygenated blood as well as the oxygenated blood into tissue. जो फैक्टर होते हैं फेवरेबल होते हैं डिफ्यूजन ऑफ CO2 जो अपोजिट टू टिश्यू एंड एल्वेलाई. मतलब वही चीज़ दे रखा है जो हम लोग उधर पढ़े रखे थे, वो क्या बोल सकते हैं मैकेनिज्म वाले पार्ट में. ऑक्सीजन जो होता है ट्रांसपोर्ट तो मेनली कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड द एल्वेलाई PCO2 इज हायर होता है. ऑक्सीजन गेट बाउंड टू द हीमोग्लोबिन विच इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड द टिश्यू, जहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है PO2 जो होता है लो होता है, PCO2 एंड हाई कंसंट्रेशन होता है. वहीं CO2 की बात करें तो 70% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है बाई कार्बोनेट HCO3- से विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक हाइड्राइज एंड हाइड्राइज. 20 to 25% जो होता है CO2 इज कैरिड आउट बाय द हीमोग्लोबिन एज अ कार्बन हीमोग्लोबिन. In this tissue where the PO2 is high, it gets bound to the blood, whereas the alveoli where the PCO2 is low and the PO2 is high get removed from the blood. Respiratory rhythm system जो होता है मेंटेन होता है. ये वाला लाइन ये ध्यान में रखना. रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम मेंटेन होता है. रेस्पिरेटरी सेंटर द मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन. न्यूमोटैक्सिस सेंटर जो होता है पोन्स में होता है इन द ब्रेन एंड कॉन्जमस सेंसिटिव एरिया जो होता है मेडुला कैन रेस्पिरेटरी अल्टर द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म. मिडो ये क्या होता है क्यूमस सेंसिटिव एरिया जो होता है मेडुला प्रेजेंट रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को अल्टर कर सकता है. और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होगा.